हेलो। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार शंकर लाल जी। जी सर। नमस्कार, मैं शिवनारायण शर्मा बोल रहा हूँ, क्रांतिवीर। जी सर। जी हाँ सर। हाँ। ये अपने एनआरसी के मसौदे पर आपका कमेंट देखा था हमने। हाँ, अच्छा सर तो सर, हमने थैंक यू सर। हाँ तो हमने सोचा थोड़ा सा आपसे बातचीत कर ले, वो बेहतर जी है। क्योंकि जब तक हम जो लोग कम से कम पॉजिटिव या जो चीजें सोचते हैं उस पर आपस जी। में विश्लेषण और हो जाए तो बहुत ही अच्छा, एक नई चीज उभर के सामने आती है इसके लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। आपने पढ़ा था पूरा एनआरसी का ये? सर अभी वो एक पार्ट भेजा था उन्होंने, अभी मैंने हाँ प्रिंट नहीं निकाल पाया, मोबाइल में ही है। हाँ हाँ हाँ। तो वो कह रहे थे सेकंड पार्ट भी होगा, तो मैंने सोचा एक साथ प्रिंट निकाल के ना एक पूरी बुक बना लूंगा मैं उसकी। हम्म। और दूसरे और भी जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ हाँ जी। क्योंकि ये जो मसौदा जो आज आप लिख रहे हैं ना, मैं तो हम्म कहता हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं। हम्म। ये तो उस समय ही लिख देना चाहिए था जब नागरिकता दी गई थी जो। जी बिल्कुल सही बात है। ये 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 जानबूझ के जो बदमाशी करी ना कुछ लोगों ने, हम्म। वो एक्चुअली जो रजवाड़े वाले जो मानसिकता के लोग हैं ना, हम्म। वो कुछ अलग मानसिकता के होते हैं, जो समाज को साथ लेके चलते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। बिल्कुल। तो सच बताऊं सर, मैं आपके सामने मैं एक बात रख रहा हूँ हाँ हाँ कि एक लंबे अरसे तक ना, मैं पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा शुरुआत में, जी। बचपन में। हाँ तो हाँ। जो वहाँ से सीखा सुना हम्म वही मैंने भी बोला। बराबर। 2018 से पहले पहले हम्म 6 साल तो मैं बीमार रह गया था, किडनी में थोड़ा फॉल्ट आ गया था। हम्म। तो लेकिन उससे पहले पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को गाली देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। बराबर। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको आज। मैंने सिर्फ ब्राह्मण को गाली देने के अलावा मैं कुछ किया ही नहीं। करेक्ट। बस ये बताता रहा कि वो गलत आदमी है, उसने ऐसे किया, उसने ये किया। मैंने आगे कुछ सोचा ही नहीं। नहीं, अधिकांश लोग यही चीज, मतलब जो हमारे नेता लोग जो है ना, सिर्फ उतनी सी चीज बोल करके उनको भड़काने का वो सब काम करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ये हमारा दुश्मन, ये दुश्मन। अरे दुश्मन क्यों है? जैसे हम मोदी को बोल रहे चोर, मोदी चोर है, मगर मोदी चोर क्यों है ये बताओ ना आप, जिससे कम से कम हम मानसिक रूप से उस लायक तो बने। कोई हमसे सवाल पूछे तो हम उसका जवाब तो दे सके, बराबर ना। अगर आपको वो जवाब देना ही ना आए और आप सिर्फ बस वो चोर है, वो चोर है, अरे तो फिर वो कैसे आप उसको, आप कहाँ, आप अपनी सोच तो लगा नहीं रहे, अपना दिमाग तो लगा नहीं रहे आप, है। हमें लोगों को जागरूक करना है, हमें लोगों को अपने आप पर खड़ा करना चाहिए इस चीज पे। तो हर व्यक्ति जो भी हमारे साथ, मतलब हमारी अंधी सोच के साथ ना चले कि भाई हमारे, हम अंधभक्त बन के, हमारे हम जो कह रहे हैं उसको तर्कों के आधार पर उतारे भी दिल में। हमारे जितने भी शब्द हम लोगों ने लोगों को कहे इसी प्रकार से कहे इसमें, तो ये नेता सर लोग सब वो करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलिए। जो बड़े बड़े हाँ 5-6 संगठन जो है, बहुत बड़े बड़े, जो ब्राह्मण को गाली देते हैं पेट भर भर के। जी। मैंने एक बार ना उन लोगों की एक मीटिंग में मैंने ये कुछ सवाल पूछे उनसे। हाँ मैं यही बात बताइए 2018 में, हाँ। मैं ये बताइए कि भारत की करेंसी कितनी है? हम्म हम्म। कहते जी ये तो नहीं मालूम। नहीं मैं माना। कि सीरियल नंबर क्या चल रहा है? हम्म नहीं मालूम। हम्म मैं नोट छपते किस आधार पर हैं? हम्म ये उन्होंने बता दिया एक में कि वो गोल्ड के आधार पर छपते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। ठीक। मैं कि जीडीपी क्या होती है? हम्म कह रहे जी सकल घरेलू उत्पाद। में उसका अर्थ क्या होता है? हम्म कह रहे जी अर्थ तो नहीं पता। मैं कि ठीक है, लेकिन ये पता है कि ब्राह्मण चोर होता है, ये पता है कि ब्रह्मा खराब आदमी है, राम गुंडा आदमी है, ये तो आपको पता है। लेकिन जिससे देश चल रहा है जीडीपी से, मैंने कहा चलिए बताइए कि हमारे भारत में कृषि के लिए भूमि कितनी है जहाँ उत्पादन होता है? बराबर। और बंजर भूमि कितनी है, पानी कितनी भूमि पे है? कह रहे जी नहीं मालूम। लेकिन जब तुम्हें मालूम नहीं, अच्छा दूसरा बताइए मैं कि भारत अभी राष्ट्र है, राज्यों का संघ है? कह रहा जी राज्यों का संघ है। तो फिर तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकते हो? जो देश राष्ट्र बना ही नहीं है अभी। बराबर। राष्ट्र जब बनेगा, जब यहाँ पे जब नागरिकता यहाँ पे स्थापित हो जाएगी, तो फिर जितने भी राज्य हैं वहाँ पे कानून और नियम जो है वो एक जैसा जब बनेगा तो ये देश राष्ट्र कहलाएगा। ये संविधान में एक दिया हुआ है कि हम इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन बना तो नहीं बना। राष्ट्र ही नहीं बना तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकता हूँ? बहुत बढ़िया। इस देश में जो राष्ट्रपति एक जो पद है हमारे देश का सर्वोच्च पद है, लेकिन उसके पद की डेफिनेशन जो है, ट्रांसलेशन इसका गलत किया हुआ है, उसको सबने स्वीकार किया हुआ है।
उसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और हमने उसको राष्ट्रपति कहा और हमने स्वीकार भी कर लिया सब लोगों ने। बराबर। जैसे अन्ना हजारे जी ने कहा कि एक लोकपाल बनेगा, तो देखिए लोकायुक्त तो सबसे पहले बनता है जब से संविधान बना है, उसी टाइम बना तो हाँ। चौपाल भी लगती है, लोकायुक्त भी होते हैं, वहाँ निर्णय भी लिए जाते हैं, जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो सब वहाँ पे निर्णय लेते हैं पंचायतों में, लोक अदालत लगती है। तो आपका जो लोकपाल है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा, तो मैं कहती हूँ उसकी कौन गारंटी लेगा? बराबर, कि वो ईमानदार है या बेईमान है, उसके ऊपर कौन रहेगा? फिर एक और कमेटी आप बनाओगे या फिर अन्ना हजारे जी आप उसकी गारंटी लोगे? लेकिन आप तो बूढ़े हो रहे, आप तो मर जाओगे 2-4 साल में। बिल्कुल सही बात। उसके बाद में कौन होगा आपका उत्तराधिकारी भाई? तो ये जो देश जो चल रहा है ना सर, तो 2018 में हमने एक आंदोलन शुरू किया था, संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन का। ओके, बहुत बढ़िया। और जय भारत जय संविधान का हमने नारा लगाया। और मैंने सॉरी मांगी देश के लोगों से, क्षमा मांगी कि भाई मेरे से जो गलती हुई है, मैंने मेरा जो दिमाग जो था उसके बाद में जो जितनी मेमोरी पहले जो थी ना मैंने सबको डिलीट कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिलीट करने के बाद में मुझे ये लगा कि जब 1947 से पहले जब भारत का यहाँ पे विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें ये लिखा हुआ था संविधान में कि जो लोग 5 साल पहले भारत में रहते हैं वो सब के सब नागरिक मान लिए जाए। बराबर, बिल्कुल। जब मैं भी नागरिक हूँ, ब्राह्मण भी नागरिक है, क्षत्रिय भी नागरिक है, वैश्य भी नागरिक है, शूद्र भी नागरिक है, एक सबसे निचले दर्जे का आदमी वो भी नागरिक है। तो फिर मेरी और ब्राह्मण की लड़ाई क्यों चल रही है आज के देश में? मतलब मैं संविधान को नहीं मान रहा हूँ। सही है। अगर मैं आज भी ब्राह्मण को गाली देता हूँ, ठाकुर को या बामन को, बनिया को गाली देता हूँ, इसका मतलब संविधान के विरोध में भी खड़ा हुआ हूँ कहीं ना कहीं। बराबर, बिल्कुल। कि मुझको अपना नागरिक अपना भाई मानने को तैयार नहीं। तो ये समझ में आई, तो देश के लोगों से ऑनलाइन माफी भी मांगी। मैंने कहा कि सॉरी भाई, जो भी मेरे से हुआ क्षमा कर दे, और आगे से मैं देश के लिए और ये सारी चीजें जानने की कोशिश करूंगा। एनआरसी के ऊपर जो मुद्दा उठाया है आप लोगों ने सर, मैं बारंबार आप लोगों ना कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ये मुद्दा इतना सराहनीय था जिसके ऊपर देश की कोई निगरानी नहीं है आज तक। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, इसको अगर देखेंगे, हम भी पहले एनआरसी के खिलाफ थे, मतलब जिस ढंग से हमारे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था। लेकिन जब हमने से अपने अकबर जी है जिन्होंने लिखा है और जो इस्माइल जी है इन्होंने जो बातचीत की, उससे हमें नजर आया कि ये तो हमारा सबको सिंपल बेसिक प्रिंसिपल वो है। आपने मकान खरीदा तो मकान में आप अपना नाम तो लिखवाओगे ना अपने। उसमें ऐसा थोड़ी ना कि मकान आपने खरीदा और नाम किसी और का या नाम बिना नाम लिखे तो कोई भी आके कब्जा कर लेगा ना उस पे। तो आपके उसपे अभी ये सत्ता की बात बता रहा हूँ, 50% लोगों का वोट डिलीट हो गया है। और जो आप काम कर रहे हो उसी के ऊपर बता रहा हूँ, इसमें जो और जो जोड़ा जा सकता है आगे कि जब 100% मताधिकार दे दिया गया था, तो जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें 45 या 40% वोटिंग होती है। बराबर, बिल्कुल। यानी 50% या 55% लोग वोटिंग नहीं करते। बिल्कुल। और अभी जो विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें 65 तक जाता है वोटिंग परसेंटेज, उसमें 35 लोग वोटिंग नहीं करते हैं। बराबर। तो दूसरा है कि इसका मतलब ये हुआ कि 100% वोटिंग अभी यहाँ पे लागू है ही नहीं। बिल्कुल सही है। हाँ, तो नागरिकता जो थी आर्टिकल 326 है संविधान का, वो ये कहता है कि ये जो वोटिंग के जो अधिकार मताधिकार जो दिया गया है वो उसको दिया जा रहा है जिसको भारत का नागरिक मान लिया गया है। तो अगर ऐसा है तो फिर 100% वोटिंग क्यों नहीं हुई है भारत में? और अभी कल परसों जो चुनाव हुआ है दिल्ली में, अभी एक चुनाव हुआ यहाँ पे कौंसल का, और गुजरात में हुआ, 50% लोगों का वोट पर डिलीट लिखा आया है। अच्छा, अगर आपने जिसको मताधिकार दे दिया और उसने 7 नंबर फॉर्म ही नहीं भरा अपना वोट डिलीट कराने के लिए, कि स्थान बदलने के लिए, ये सब करने के लिए, तो फिर आपने उसका वोट किस आधार पर डिलीट किया, ये तो आपको कोर्ट में जवाबदेही होनी चाहिए चुनाव आयोग की। बिल्कुल। यहाँ जवाबदेही इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो नागरिकता का जो मसौदा था ना उसको कंप्लीट ही नहीं किया गया। बिल्कुल। वो अनकम्प्लीट प्रोसेस में है। इसलिए कोई भी आदमी कह देता है कि नागरिकता को गलत इसलिए समझेगा आदमी कि जो कंडीशन ये लोग लगा रहे हैं, अब डॉक्यूमेंट्स हैं,
मेरे दादा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे फादर के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे हैं, तो सब में भिन्नता है। मेरी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में बनाने गया, अभी 18 महीने की मेरी बेटी है, तो उस बच्ची के लिए मुझे 4 बारी मुझे धक्के खाने पड़े जा जाके। तो 4 बारी मेरा फॉर्म जो था उसमें कभी उसके या गलत लिख दें, कभी माँ गलत लिख दें, कभी मात्रा गलत लगाते, कभी उनकी लगाते, कभी एक ही लगाते हैं। बराबर। तो 4 बार लगातार मुझे फॉर्म भरने के बाद में तब मैं खुद दफ्तर में गया, 4 घंटे बैठा और वहाँ बनवाया, उसके बाद भी गलत करके भेजा। फिर मैंने जो चेयरमैन थे यहाँ पे सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन साथी हो मेरे जान में, मैंने उनको कंप्लेन करी, यार इसको ठीक करा दे यार, मेरी बच्ची का इसकी लाइफ में दिक्कत रहेगी। तो वो सब ठीक हुआ। एक लड़की मेरे पास से पढ़ने आती थी ट्यूशन, तो बच्ची का काफी बड़ी हो रही है, आज तक उसका जो लिंग है वो पुरुष है, महिला नहीं कर पाए। अरे बाप रे, वो लड़की है। अब बताइए, तो ये जो एनआरसी के अंदर जो डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, तो वो जो लड़की है वो स्त्री है ही नहीं, पुरुष है वो। नहीं कर रहे हैं तो कैसे वेरीफाई करोगे? नहीं, आप इसकी चीज को देखेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 2001 में हम लोगों ने लगभग यूएसए के काम किए थे हम लोगों ने। वहां पर 200 साल पुराने जो मर चुके थे, जिनकी कब्र जमे है या जो भी है, वो सबका पूरा डाटा उन लोगों ने कंप्यूटर में डाला है, सबका, है ना, एक एक चीज का। वैसे ही हमारे देश में हर एक का डाटा मौजूद है हर जगह, वो सिर्फ कंप्यूटर में डालने की जरूरत है। आपको सभी को, किसी को मतलब जा करके अपना डॉक्यूमेंट ला के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल मिलेगा। ये हमारा कहना है। हम वही चीज, मैं उसी चीज को समझा था जब अकबर जी और इन्होंने इस्माइल जी ने बताया ये सब चीज है, तो हमने कहा हाँ ये तो मौजूद ही है। तो ये काम जो सरकार को करना चाहिए था कर देती तो कम खर्चे में बहुत कुछ हो जाता और सबको अपनी आइडेंटिटी आ जाती। सब लोगों को जो डर के जी रहे, डरना नहीं होता। इन लोग जो अपना खर्चा मतलब अपनी काम धंधा बंद करके वो लोग अपने इस पे लग गए, पेपर ढूंढने में, पेपर ये करने में, उनका कितना समय बर्बाद हुआ। वो खाली उनका समय नहीं है बर्बाद, वो हमारे देश का समय बर्बाद हुआ ना, हमारे देश का नुकसान है, वो उनका नुकसान नहीं है। वो अगर कुछ काम कर रहे होते तो उस काम से हर एक व्यक्ति जितना भी काम कर रहा है या कुछ भी कमा रहा है या कुछ भी खर्च कर रहा है, उसमें कम से कम 45 पैसे वो सरकार को दे रहा है ना आज की तारीख में। उसी को तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी। हाँ नहीं, वही बोल रहे ना। तो ये जब चीजें है सामने, तो आप उसी को जो व्यक्ति से मिल रहा है सरकार को चलने के लिए, उस व्यक्ति को और भी ज्यादा वो कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो आप उस चीज को, है। जबकि ये सारी जिम्मेदारी तो सरकार की थी। यानी 45 पैसे आप 1 रुपए में से 45 पैसे तो आप ले रहे हो, उसके बावजूद वो काम नहीं कर रहे हो जो काम आपको करना चाहिए। उनकी आइडेंटिफिकेशन तो पूरा करना चाहिए ना आपको। हर जगह हमारे दस्तावेज मौजूद है। आप कहीं भी गए हो, किसी भी जगह, आप जेल गए हो तो जेल में भी दस्तावेज आपके मौजूद है ना। आपने कहीं कुछ भी भरा या इधर से मजदूर लोगों को ठेकेदार लेके जाता है इस शहर से उस शहर में या खेती करवाने के लिए ले जाता है, उनके पास भी दस्तावेज मौजूद है कि नहीं है? क्या वो दस्तावेज शमशान घाट में भी मेरे पेपर होते हैं। हाँ वही तो बोल रहे हैं। शमशान घाट में सब कुछ मिल जाएगा आपको, शमशान घाट में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो ये सारा डाटा सिर्फ आपको लाना है ना। तो ये सब आपको लाना चाहिए ना बाहर। अब आप लाओ नहीं तो इसका क्या मतलब है चीज का? जब हम गंगा जी पर जाएंगे ना सर, तो वहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, तो वो भी हमारा रिकॉर्ड रख के बैठे हुए हैं। बराबर, उनके पास आपको 700 पीढ़ी का रिकॉर्ड मिलेगा आपको। हाँ, कि आप कहाँ से थे, आपकी कौन से, क्योंकि जब आप वहां जाते हो तो वहां वो पूरा लिखता है कि कौन थे आपके दादा, कहाँ के थे, किस जगह के थे, ये सारी जानकारी उनके पास मौजूद है। ये सब डाटा आप कंप्यूटर में डाल सकते हो ना। पिताजी को लेके गए, हाँ, पूर्वजों का जो घाट है, हाँ, वो ये घाट है, तो वहाँ पे जाके ही हमारे 10-15 पीढ़ी के दादाओं के नाम बता दिए उन्होंने। वही तो बोल रहे हैं ना, सब डाटा मौजूद है वहाँ पर, सब डाटा। सिर्फ जरूरत थी अब, मगर क्या है, आपने क्या किया, अपने देश को बर्बाद करने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए ये खेल खेल दिया आपने। कितना नुकसान किया है उसको समझने की जरूरत है ना। हमारा सबका नुकसान हुआ ना इसके अंदर। अपने कोई खाली उनका नुकसान नहीं हुआ है, पूरे देश का नुकसान हुआ है ना इसमें। तो वही मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बातचीत की जाए इससे, मगर आप तो बहुत ही ज्यादा मतलब सुलझे हुए हैं, आप तो हमसे भी ज्यादा मतलब इसमें है। मैं इसमें आपके साथ है ना, आपकी टीम में
हाँ हाँ। मैं पहले पढ़ लेता हूँ आपने क्या लिखा है। हाँ, फिर मैं आपके साथ में काम भी करूंगा। और आप जो काम कर रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ बार बार मैं कि आपको सैल्यूट करता हूँ। आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसकी जरूरत बहुत पहले थी। नहीं, बराबर है, बिल्कुल इसकी बहुत पहले थी। ये सब चीज अगर पहले होती तो एनआरसी जो आसाम में हुआ है, बेचारे कितने लोगों का बर्बाद हुए, घर बर्बाद हो गए, जाने क्या क्या हुआ, सब कुछ उनका बिक गया। वो लोग बिक नहीं पाते, उनके साथ मतलब इतना गलत नहीं हुआ होता अगर ये चीज पहले आ गई होती। तो असली दोषी तो सरकार ही है ये, अगर देखा जाए तो। जो इनकी जैसे वावन में शाम जैसे लोग हैं, इस टाइप के लोग, इन सब लोगों को इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन ये लोग तो क्या कहते हैं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो मायावती हो या कोई भी हो, XYZ। हमें तो सब दिखाई दे रहा है। कम से कम कुछ तो अक्ल होनी चाहिए, तो कुछ तो होना चाहिए था ना इस चीज के अंदर अपने, बराबर ना। सर मैं ना कई बार ना लिखता भी हूँ व्हाट्सएप पे ना। अच्छा, और आपको भी मैं दे दूंगा। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि भारत के संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द दिया हुआ है। ओके, लोकतांत्रिक गणराज्य। और फिर आगे लिखा हुआ है कि मताधिकार से लोक सेवक चुनने का अधिकार है। तो मैंने लिखता हूँ बार बार कि मताधिकार जिनके पास है वो तो मालिक हो गए, बराबर, और जो लोक सेवक है वो नौकर हो गए। सीधी सी बात है। तो अब मालिक से फिर लोकतांत्रिक गणराज्य की जो परिभाषा है कि लोगों के हाथ में एक मताधिकार का तंत्र है, और लोगों के द्वारा ये जो गणों के द्वारा भारत को चलाया जाएगा। ये और इसमें लिखा हम भारत के लोग भारत को ऐसा चलाएंगे पूरा, ये भी लिखा हुआ उद्देशिका में। तो फिर जैसे ही मान लो मोदी साहब ने जैसे नोट बंद कर दिया 8 नवंबर को, उससे पहले 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले कंपनी चलानी चाहिए थी। उनका पूरा जब लोकसभा से लेके सांसद होते हैं, विधानसभा में विधायक होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, यानी एक आदमी तक उनकी पहुंच होती है। उन लोगों में फार्म लेके जाना चाहिए था कि क्या ये गड़बड़ी पाई जा रही है तो क्या नोट बंद कर दिया जाए। ये तो पूछना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन आप पूछते हैं। अगर मोदी जी ने अगर ऐलान किया तो इसका मतलब है ये सरकार रजवाड़ों से चलती है, न कि लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था से चलती है। बिल्कुल। अभी आप देखेंगे ना, चुनाव होते हैं जो, तो चुनाव किसके होने चाहिए, संविधान में लिखा है इंडिपेंडेंट, मतलब उसका कोई पहचान, उसकी खुद की पहचान होनी चाहिए। यहाँ पार्टियों की पहचान बनती है, पार्टियों की चुनाव होते हैं, तो पार्टी के चुनाव होने ही नहीं चाहिए। आपका किसी को संविधान में है नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं है संविधान में। हाँ, तो ये सबसे बड़ा इलीगल है, इसीलिए मैं तो वोट देता ही नहीं। क्योंकि देखो, अभी मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको। आपकी एक बेटी है, बराबर, उसकी आपको शादी करनी है, राइट। अब शादी करनी है, सामने सिर्फ 2 ही उम्मीदवार मिल रहे हैं, एक है चोर, एक डाकू, एक हत्यारा, एक बलात्कारी है, ठीक है। क्या आप इन दोनों में से किसी को चुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे ना। आप कहेंगे मैं बेटी को मार डालूंगा, मगर इस बलात्कार की उसमें नहीं डालूंगा, कहेंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये दोनों ही पार्टियां जो बैठी है, डाकू है, एक अपने चोर है, तो हम क्या डाकू और चोर को देना चाहिए? हम लोगों को इस चीज को समझने की जरूरत है, बराबर ना। आज हम नहीं देते वोटिंग, क्यों? किसको दे भाई? चोर को दे, डाकू को दे। आप अपनी बेटी की शादी नहीं कराते ना, नहीं कराएंगे ना आप, डाकू से, बलात्कारी से नहीं कराएंगे ना, क्यों कराएंगे? अरे बेटी को मार डालेंगे, वो बेहतर है। ऐसे बलात्कारी से करा के तो हमें रोज उसके घर में घुसना पड़ेगा, बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। अरे आज इस बेटी को उसने मारा जूतों से, आज इससे मारा, इस तरीके से काटा, ये सब देखना पड़ेगा ना फिर हमें उस चीज को। तो उसको हमें समझने की जरूरत है। आज भी वही हो रहा है। ये लोग बलात्कारी और ये लोग बैठ गए हैं सत्ता में, जिनको हमने चुन लिया, क्योंकि वही 2 है, 2 में से एक को चुन लिया और बन गए। तो वो वहां पर बलात्कार कर रहे हैं, वहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वहां पर सब कुछ कर रहे हैं। और हम सब कुछ लोग जो समझते हैं, वो लोग लगे हुए उनके पीछे कि भैया तुम गलत कर रहे। और जो इनके अंधभक्त है, अरे तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये प्राइम मिनिस्टर है, इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो, ये सब चीजें क्यों? इसी वजह से हो रही ना अपने है। तो ये सबको हमें समझने की जरूरत है, सबको उतरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि देखो, जिसके साथ बीतती है, अभी जैसे मान लीजिए आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ, तो आप तो सामने वाले की माँ बहन एक करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? और आप जिसके साथ नहीं हुआ, वो इस चीज को समझ ही नहीं रहा। इसमें वो सोच रहा है कि नहीं, तुम अच्छे से बात करो, उसको जरा इज्जत दो, ये करो वो करो। अरे कैसे इज्जत दे? मेरी बेटी का बलात्कार कर डाला है, मेरे आंखों के सामने कर दिया, मेरे बाप को मार डाला, मेरे आंखों के सामने मारा, तो मैं उसको इज्जत दूं है? उसको लेटर दूं मैं लिख के?
जी जी जी। ये मेरे को किसको आएगा कि वो उसके जाके विनती करेगा, सर आपने मेरी बेटी का बलात्कार किया था, जरा आप अपने को बताओ ना, सजा आपको दिलानी है मुझे, क्या ऐसे बोलेंगे हम? यस यस, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, ठीक कहते हैं। तो ये चीज जो इस तरीके से हो रहा है, तो मेरा सिंपल सा हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो काम है ना, हमारा भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान है, हम एक ही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। क्या रास्ता? अभी जैसे 2 महीने का बच्चा है ना, उसको रो रहा है, भूख लग रही, रो रहा है तो वो क्या करेगा? क्या वो कोर्ट में जाएगा? क्या वो पुलिस में जाएगा? क्या वो फर्स्ट अपील करेगा या सेकंड अपील करेगा? उसको क्या मालूम है क्या कुछ? नहीं, उसको तो सिर्फ एक ही चीज मालूम है, रोना। तो जिस प्रकार से वो बच्चा रो रहा है, उसी प्रकार से आम नागरिक है, वो भी रो रहे हैं। उनको भी नहीं मालूम ना जनता सरकार में क्या चल रहा, कैसे हमें करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे हमें इंसाफ लेना है, नहीं मालूम ना। उसके लिए क्या बताया गया है? जैसे अभी इसको माँ बनाई गई है बच्चे के लिए, है ना? जो माँ का काम है वो बच्चे की चुप कराए, बराबर है। अब माँ अगर चुप नहीं कराती है, उसको दूध नहीं देती या उसको खाना नहीं देती, तो क्या होगा? माँ को क्या कहा जाएगा? उल्टा कहा जाएगा, डायन कहा जाएगा, है, उसको जूतों से मारा जाएगा। ये शैतान कहाँ से पैदा हो गई? ये सब होगा ना। यानी माँ को इसलिए बोल रहे हो आप क्योंकि वो एक लेडी है, महिला है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए बोल रहे हो ना। उसी प्रकार से हमारे देश में जो पुलिस व्यवस्था बैठी है, नगर निगम बने हैं, बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट बने हैं, ये उस माँ की भूमिका में ही है ना, है, जिसकी जिम्मेदारी है कि हमारी जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करे। ये उनकी जिम्मेदारी है ना, कि नहीं है? तो जो एक आम नागरिक को सिर्फ चिल्लाने का काम करना है ना, उसने सिर्फ शिकायत ले जाकर देना है उसको, उसकी शिकायत को सॉल्व करना है। उसके लिए कोई कोर्ट कचहरी या प्रथम अपील सेकंड अपील की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है ना उसकी। वो काम तो डिपार्टमेंट का है। अब डिपार्टमेंट का लोग नहीं कर रहा है तो हमें जबरदस्ती भगाया जाता है कि तुम इधर चले जाओ, अदालत में चले जाओ, उधर चले जाओ, उस पर अपील कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर कल से वहां पर वो सिर्फ चिल्लाए, शिकायत दे और लोग मतलब उस माँ को मारना शुरू करे, इस पुलिस को, अधिकारी को, इनको सबको सिर्फ उसी को मारना है और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना सा काम करना है। अरे 10 लोग भी खड़े हो जाते हैं ना उनके सामने, सही हो जाएगा उसका मैटर, सामने वाले को इंसाफ मिल जाएगा। उस 10 लोगों को वो अकेला बेचारा अदालत के चक्कर काटने की बच्चा, उसके साथ अगर 25 लोग खड़े हो गए पुलिस स्टेशन में, अधिकारी में या वहां पर, अपने आप उसको इंसाफ मिल जाएगा। उसको कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या बताइए? उसका कितना बचाव होगा, खर्चा बचेगा उसका, नहीं बचेगा? है, बच जाएगा। और उसके ये सब की वजह से अगर किसी को कोर्ट कचहरी नहीं करनी या किसी को जाना नहीं पड़ा, तो जो कोर्ट कचहरी में खर्चा कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं ना, हमारी पैसों से खर्चा हो रहा है ना वहां पर कोर्ट कचहरी में। और उसका फायदा उठा करके ये लोग भ्रष्टाचार और ये सब कर रहे हैं, सामने शोषण कर रहे हैं, उसका ही फायदा उठा के कर रहे हैं ना अपने। तो आप कम से कम हम सब 4 लोग मिलके आपस में इस तरीके का एक ये बनाए, यूनिटी बनाए और इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लग जाए। जरूरत नहीं हमें कोर्ट कचहरी की, हम सिर्फ उसके ऊपर डंडा मारे। जैसे अभी हमने एक भ्रष्ट भूषण अवार्ड सम्मान शुरू किया है, भ्रष्ट भूषण सम्मान, जिसके हमने भेजे हैं और अभी हम मीटिंग भी करने वाले। जो मीटिंग में अभी एक मीटिंग हम कर चुके हैं इसमें, तो इसमें मतलब किस तरीके से, तो अभी अब हम एक नोएडा के एक मामले में हम मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हम भ्रष्ट भूषण सम्मान देने वाले हैं। किसको? भ्रष्ट अधिकारी को। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें अगर 10 लोग मिलकर करने लगेंगे, हम उनको सीधे जाकर के उनके ऑफिस में, भैया तुझे हम भ्रष्ट भूषण सम्मान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसके पूरे पॉइंट हमने तुम्हें दे दिए, सीडी बना दिया, वीडियो बना दिया, विश्लेषण कर दिया, सब कुछ दे दिया, अभी तुम बताओ तुम दोषी हो या नहीं हो। हमें सिर्फ उतना ही करना है ना, आगे का काम तो अपने आप होता रहेगा। बैंड बजाओ ना उसका पूरा हिस्ट्री लिख दो ना, उसको नाम चिन्हित कर दो हमेशा के लिए अपने। जी। कम से कम एक जगह लिस्ट हो जाएगा ना, जैसे रावण हमारा है, ये रावण है, ये कंस है, ये हमारे पास चिन्हित है ना, कि नहीं है? ये चिन्हित है। दुर्योधन ये चिन्हित है। वैसे तो ये हो गए ना हमारे दुर्योधन और रावण, ये लोग, इनकी लिस्ट बनाते चले जाओ ना, इनका पूरा हिस्ट्री लिखते चले जाओ ना, तो ये पूरी एक जगह रहेगी, सब लोग देखेंगे, अपने आप ये लोग भागते फिरेंगे, अपना नाम खराब होने से बचाने के लिए काम करना शुरू करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? सर ये बहुत साल पहले ना, ये 2001 के दशक में मैंने ये सब किया था, जब मैं बिल्कुल जवान था, तो मैं 40 साल का हो गया हूँ। हाँ। तो जब मैं 20 साल का लड़का था, तो कोई अधिकारी काम नहीं करता,
एक मर्डर केस था, तो मैं 1 महीना हो गया था धक्के खाते खाते, मैं डेली नहीं जाता था। तो बेचारी की लड़की थी और उसके परिवार के बहुत गरीब लोग थे। तो एसएसपी साहब से मैं जब लास्ट में मिला, मैंने कहा सर देख लीजिए कुछ। तो वो उसके मुख्यमंत्री के रिश्तेदार थे। अच्छा। सगे रिश्तेदार जो एसएसपी लग रहे थे। तो उन्होंने फाइल को लेके ना और ऐसे पटक दिए यूं करके कि यार इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सर आदमी तो मरा है और नाम भी बताया कि फलाने आदमी ने मारा है। तो आपने उसका रिमांड सही से नहीं लिया होगा। तो उसने गुस्से में मेरी तरफ बेकार कहा कुछ नहीं हो सकता। मैंने 2 बार पूछा, तीसरी बार मैंने एक बार और पूछा, फाइल को हाथ में उठा के एक बार और बता दीजिए हो सकता है नहीं हो सकता है। तो नहीं होगा। आप यकीन मानना सर, मैंने उसको वहीं पे उसकी कान से तमाचा मारा, बहुत बुरा, बहुत बढ़िया। और मैंने कहा कि तू मेरा नौकर होके मालिक के सामने ऐसी बदतमीजी करता है। ये कुर्सी जो तुझे मिली है वो मेरे लिए मिली है नौकरी करने के लिए, और तू मालिक से ऐसी बदतमीजी करता, तुझे तो अपनी नौकरी निभानी चाहिए थी मालिक के सामने। और मैं 3 महीने के लिए जेल में भी रहा। उसके बाद में एक ऐसे ही मेरे वहाँ SDM थे, CMO थे या जो भी अधिकारी रहे, जैसे कि हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ, कई जिलों में ऐसा हंगामा हो गया था कि वो लोग ये करते थे कि अगर मैं स्लिप भेज दूँ ना वहाँ पे, मैं बुक जवान लड़का 19-20 साल का, एक पर्ची भेज देता था मैं कि मैं वहाँ किसी काम से आया हूँ, तो तुरंत मेरी पर्ची के साथ ही वो आ जाता था आदमी, क्या जब आपको साथ में बुलाया है। तो देखते ही ना, मेरी फाइल को देखते ही ना, हाँ सर बताइए कैसा है, मेरे काम से, हाँ बिल्कुल 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 साइन कर देंगे तुरंत, ये काम तुरंत आपका हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं तो ये मैंने किया है सर। बिल्कुल, हमें यही करना है ना। हम लोग तो यही करते हैं। हमारे जो लेटर, हमारे 80% केसेस इसी वजह से सॉल्व हो जाते हैं। हम लोग डरते नहीं किसी को। हम कोर्ट कचहरी बहुत कम जाने की कोशिश करते हैं। लोगों को ये समझाते हैं कि आपको यहीं से मामला सॉल्व हो जाएगा, आप सिर्फ करो तो सही। मगर ये एक आप ये मत करो कि मेरे साथ हुआ है, अब मेरा हो गया, अब मेरे को दुनिया की जरूरत नहीं। अरे भाई, सब कम से कम पीड़ित लोग तो कम से कम आपस में मिल जाओ ना एक साथ, है। कम से कम पीड़ित लोग तो करते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसका इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहले तो आपके जब टाइम टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ना उस टाइम। दिल्ली में सर एक लड़की को 12-13 किलोमीटर तक रोड पे घसीटा जा रहा है। लड़की चीख रही है, मर रही है। वो कौन है बेचारी? और अभी पेपर में आया था कि वो अपने घर में कमाने वाली एक ही लड़की थी। अभी उसको कौन देगा, क्या देगा? और ये क्यों हो रहा है? हाँ, और इसका ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग बेखौफ है, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। इनका पुलिस जो है, अभी देखिए ना, वो बेचारे उसके पीछे पुलिस वाला, यानी वो आदमी घूम रहा था, उनका पीछा कर रहा था, बराबर ना, और वो पुलिस को फोन कर रहा था, पुलिस देख रही है, फिर भी पुलिस ने रोका नहीं। ये सब चीज इन अपराधियों को मालूम है, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये जितने भी रास्ते में थे उन सबको सस्पेंड करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। जब ये चीज होगी ना तब लोग सुधरेंगे, मगर ये चीज नहीं हो रही है। क्यों? जनता ही नहीं उतर रही ना, जनता इनको गालियां नहीं दे रही है। जनता को तो बिल्कुल चुपचाप बैठी है, और वो इनसे विनती करती है, साहब आपने बलात्कार किया है, आप जरा अपना बताइए, आपको सजा देनी है। हम लोग ऐसे विनती कर रहे हैं उस बलात्कारी से, ये स्थिति हो रही ना। ये अच्छा पॉइंट है सर। ये जो मोमबत्तियां जलाते घूम रहे हैं ना, हाँ, मोमबत्ती जला रहे हैं। जिस आदमी ने मोमबत्ती पकड़ाई है ना हाथ में, हाँ, वो बहुत चतुर दिमाग का आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जिसने मोमबत्ती पकड़ाई है ना, उसके पीड़ित आदमी के हाथ में जो मोमबत्ती देके गया है ना, वो बहुत चालू आदमी है, जिसने इनका पूरा बचाव कर दिया है। जिस दिन आप ये जो ऑपरेशन होते हैं ना, जो स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, ये मेरा पूरा फोकस इस पे रहता है, स्टिंग ऑपरेशन पे। मैंने ये शुरू किया था सर, तो 2012 में मुझे पॉइजन दे दिया गया था। पॉइजन? अच्छा। हाँ, मुझे जहर दे दिया गया था। तो 6 साल तक बिस्तर में रहा हूँ। 6 साल तक बिस्तर पे रहे? हाँ, बिस्तर पे बिल्कुल एकदम से सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज करता था। पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ गई थी, किडनी फेल हो गई थी। तो मैं तो मैं यही करता था जो अभी आप बता रहे हैं, कि किसी भी जगह जाते, किसी भी डिपार्टमेंट का, अभी वो सब पर्दाफाश कर देना, और फिर उसको क्या था, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती थी। तो जैसे ही उनको लगा गलत होता जा रहा है, सरकारों को लगा, मेरे को तो सरकार के लोगों ने कराया।
बराबर। किसी आम आदमी ने नहीं कराया, उन सरकार के लोगों ने कराया जिनके लिए मैं सरदर्दी बनता जा रहा था। नहीं, वही करते हैं ना, वही करते हैं, सरकारी ही लोग करते हैं, वही आपको चुनेंगे, वो देखेंगे कि ये आदमी इस जन से आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी आपके सामने है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर बॉम्बे में एक संजय पांडे, हम बॉम्बे में रहते हैं ना, आप किधर रहते हैं? आपके यहाँ रहते हैं? दिल्ली में। अच्छा। देखिए, अभी बॉम्बे में एक कमिश्नर थे संजय पांडे, ठीक है ना, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके साथ गलत ढंग से उनको उठा करके फटक से उनको अंदर डाल दिया था तिहाड़ जेल में, बराबर। लेकिन एक दूसरा था परमवीर सिंह, यहाँ का कमिश्नर, जिसके ऊपर 100 करोड़ रुपए पर डे वसूली करने का आरोप लगा था, जिसके ऊपर एफआईआर है, खतरनाक एफआईआर है, सब कुछ है। वो आदमी बड़े मजे से घूम रहा है घूम रहा है ना, बड़े मजे से घूम रहा है। उसके ऊपर जो एफआईआर करी है, जिस आदमी ने एफआईआर करी है उसके ऊपर, उस आदमी को इसने, वो क्योंकि कहते वो भी पुलिस में है जिसने एफआईआर करी, उस आदमी ने अपनी ईमानदारी दिखाई थी, तो इस व्यक्ति ने, ये परमवीर ने, उसको अंदर कर दिया था। 307 का इल्जाम लगाया, झूठा, मतलब उसमें झूठा इल्जाम भी कैसा, आपने बुलेट मारी सामने, यानी गोली मारी सामने वाले को डराने के लिए, मगर सबूत के तौर पे क्या चीज रखी गई, जिंदा बुलेट, ये मिला है इनके पास। जबकि बुलेट आप मारोगे तो खोखा मिलता है ना, ये चीज जिंदा कैसे मिलेगा? जिंदा कैसे मिलेगा? ये बेचारे को 1 साल तक अंदर रखा, इसके ऊपर 4 और अलग से, यानी 5 केस लगा दिए, झूठे केस। तो ये बेचारा कैसे भी लड़ा, ये सब चीजें, ये सब सामने है। मतलब, और इनको ये जो चीज होती है ना, अभी संजय पांडे के खिलाफ बराबर लोगों को मिल गया कि अरे उसको पकड़ के अंदर डालना है, लेकिन इसके खिलाफ कोई नहीं मिल रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ के एक जज के खिलाफ हमने स्टिंग किया और उसका पूरा मामला उठा दिया। फटाक से बार काउंसलर के लोग आगे, बॉम्बे बार बीबीए के, बॉम्बे बार काउंसलर के, और उन्होंने हमारे ऊपर कंटेम लगा दिया। हमने बोला भैया तुम्हारे पास कंटेम है तो चलो सोल्यूशन, उसका रेजुलेशन बताओ। आप 10 लोग मिलकर, देखो आप अकेले खुद लगा सकते हो क्या किसी के ऊपर भी इल्जाम, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के साथ, मतलब एक संस्था का नाम लेके लगाते हो, तो संस्था का रेजुलेशन पास होता है, जरूरी है, चाहे वो संस्था रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। तो हमने वो मांगा, आज तक नहीं दिया। अभी केस चल रहा है, मतलब इतने 8 साल से, 7-8 साल से, बीच में बंद हो गया था। तो ये सारी चीजें, मतलब ये जो भ्रष्ट लोग हैं, इनकी पूरी जमात बैठी है, जो भी एक्टिविस्ट है उनके खिलाफ बोल रहा है, उसके लिए ये लोग पूरा पैसा बहा देते हैं, खर्चा करते हैं। और जो एक्टिविस्ट क्या बोलते हैं, इसके खिलाफ, ऑफिसर के खिलाफ काम करता है ईमानदार, उसके लिए कोई नहीं आता है। इस वजह से ये सारा खेल हो रहा है, जिसका भी हो रहा है। तो हमें उसी को रोकना है। तो हम लोग तो खैर जैसे हैं अपने तरीके से लगे हैं इस चीज के अंदर, और आगे भी लगे रहेंगे। आपको जूम मीटिंग वगैरह में मैं इन्वाइट करूंगा, आप देखना उसको और फैलाने की कोशिश करना। बिल्कुल जो आप बता रहे हैं, जो आपने किया है, वो चीज आज हम कर रहे हैं। आप समझ रहे? मैं दिल्ली में ना एक साथी और आपके साथ जुड़ गया हूँ, ये मान लीजिए। हाँ, जो मैं कर रहा था, तो अब मेरे विचार के अगर लोग मिले हैं तो फिर उनके साथ जुड़ जाना चाहिए तुरंत। नहीं, बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास रास्ता है। आपने क्योंकि इसको जब तक हम पब्लिक के सामने कुछ लेके ना आए ना, अभी यहाँ पे जो है ना पब्लिक का, मान लिया जाए मैं अभी कुछ करने वाला था, अभी थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए, और तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि जो मेरे यहाँ पे जमुना है दिल्ली, जिसका पानी चेतन दिल्ली कह लो, तो उसकी सफाई के लिए अभी भी बजट पास किया है। 118 करोड़ रुपया। मान लो बजट पास कर दिया, 118 करोड़ रुपए जमुना की सफाई पे लगेगा। बराबर। लेकिन जमुना की सफाई एक दिन भी कोई भी नहीं करता, उसमें से 2-4 फूल फाड़ निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जमुना का नाला बना हुआ है छोटा सा, जैसे गंदा नाला होता है ना। बिल्कुल। आप जमुना पे 10 मिनट खड़े हो जाएंगे तो शाम को बीमार हो जाएंगे आप। बराबर, मतलब वो हालत पानी इतना सड़ा हुआ पानी है, कीड़े पड़े हुए हैं पानी में। ये पानी घर से कम आता है, ये फैक्ट्रियों का जो रासायनिक केमिकल है वो सबसे ज्यादा होगा। मैं उसी को बता रहा हूँ। दूसरा है कि पानी की जो जमुना की खुदाई होनी चाहिए थी, वहाँ खुदाई ना करके दूसरा जमुना पे, पूरी जमुना पे खेती करवा रखी है इन लोगों ने। वहाँ पे खेती हो रही है जमुना पे, मैं आपको बता रहा हूँ। और खेती में उसपे सब्जियां और बहुत सारे अनाज, बहुत कुछ पैदा हो रहा है वहाँ पे। मैं ये पूछने वाला था कि ये आदमी भाई किसने इनको खेती करने का अधिकार दिया? परमिशन दी, परमिशन ये कौन देता है? दूसरा खेल ग्राउंड जो बसाया गया था,
वो टेम्परेरी तौर पर बताया गया था। आज उसके 50-60 लाख रुपए के जो करोड़ के जो फ्लैट बिक रहे हैं केलगांव के, इसको बेचने की अनुमति किसने दी? बराबर, बिल्कुल, ठीक है जी। तो और वो जो ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है जो, उससे परमिशन लेने की भी उनको जरूरत नहीं है, उन्होंने सर्टिफिकेट तक नहीं लिया उसका। अच्छा। और वो कहते हैं वो उसके बाद भी बना। तो यहाँ पे ना ये जो हो रहा है ना देश में तो हो रहा है, जरूरत तो उसी चीज की है। नहीं, बिल्कुल कि आप उसके लिए अड़ जाए। नहीं, इसके लिए देखो हमने एक दूसरी चीज हम करने भी जा रहे, सोच भी रहे हैं उसको, कि आप अपने आप को स्वघोषित करें कि आप ईमानदार हैं और मानवता के लिए काम करना चाहते हैं। बस ये स्वघोषित लिया जाए, और जो व्यक्ति इसके खिलाफ दिखता है उसका हमारे को बाइकआउट करना, उसका बहिष्कार करना, उसका पूरा बैंड बजाना है। मेरी बात समझे आप? ये चीज इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। तो हमारे जो स्वघोषित लोग हैं, हमें कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं। स्वघोषित का मतलब हमें पूरी दुनिया को एक करना है। किसी के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। और जो भी जिंदगी है, हमें देखो किसी के धर्म से लेना देना नहीं, लेकिन किसी के धर्म ने ये नहीं कहा है कि मानवता को साइड में रखो, किसी ने नहीं कहा है। इंसानियत सबसे पहले है, बराबर ना? इंसानियत और ईमानदारी, ये दो चीज के ऊपर, तो उसको बेस को लेकर के मैं करने की सोच रहा हूँ। तो वो एक बड़े पैमाने पर करना, भाई आप जुड़ो, सिर्फ स्वघोषित करो खुद को कि आप ईमानदार हो या नहीं हो, बस, और कुछ जरूरत नहीं है इसके आगे। आपने राजीव दीक्षित जी का देखा है? उसको देखा है, उसका उनका भी देखो ना, वही उनका भी तो गलत इस्तेमाल हुआ ना, वो पूरा प्लान से। जैसे आरएसएस ने ये अपने अन्ना का इस्तेमाल हुआ, अन्ना इस्तेमाल बोले तो अन्ना तो उसी में थे ये लोग, तो अरविंद केजरीवाल और अन्ना, लेकिन चलते ये सब खेल राजीव दीक्षित के साथ भी हुआ ना, उसको भी खत्म कर दिया गया। और रामदेव तो क्या बोलते, हाँ रामदेव तो बोलने में मुझे कोई डर नहीं है इसको अपने, क्योंकि वो तो पूरा चंदन खा गया, पूरा जाने क्या क्या कर रहा है, सब हमें दिख रहा है ना। फिर भी लोग उसके भक्त बने हुए, तो ये तो उन लोगों की चलते आप बलात्कारी को उनको अपने घर पे बैठा रहे हो ना, ये स्थिति हो गई ना, उनको सर पे बैठा रहे हो आप। नहीं, ये करते हैं अपन लोग। और मैं ये अभी हम लोग मीटिंग जो कर रहे हैं, जो मीटिंग आती है ना आपको, इस पे तो देखते होंगे ना जूम पे। जी। तो हम अभी जो करेंगे उसमें आपको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, आप उसमें आना, शामिल होना। रात को 7 से 9 का करेंगे हम, शायद 26 तारीख को करेंगे। सेकंड पार्ट अगर बन गया ना तो सर मुझे इधर वो कर देना। नहीं, जरूर मैं वो करता हूँ। हाँ, वो करता हूँ पूरा। वैसे तो आप समझ गए होंगे जो हमने मतलब इसमें लिखा है, मसूदा में लिखा गया है। हाँ, वही बस वो, बाकी तो सब यानी उसमें भी वही चीज है, बाकी सिर्फ उसमें कमेंट्स दिए जा रहे हैं कि ये कैसा है। तो आपका भी ये कमेंट्स दीजिए मैं आपको अपना जो कमेंट्स मैंने है वो मैं भेजूंगा कि मैंने क्या कमेंट्स लिखा है इस मसौदे के ऊपर। ऐसे ही आप भी अपना एक कमेंट्स देना, तो वो भी इस बुक में हम लोग डाल देंगे उस चीज के अंदर। ठीक है ना? हम हाँ, मैं